हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के दोस्तों दूसरे प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम देखने वाले परमार सर जो जीके जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दोस्तों, उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इसकी हम हिंदी पीडीएफ देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत से भाइयों का कमेंट है कि भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो भाई मैं आपको बता दूँ, इसकी पीडीएफ आपको मैं नहीं दे पाऊँगा भाई। कुछ वजह है, मेरी ऐसी वो नहीं है, मैं दे सकता हूँ, इसकी पीडीएफ नहीं दे सकता मैं आपको। आप चाहें तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। मैं हर पेज पर आपको थोड़ा समय दे सकता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आप सारे पेजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहीं से पढ़ लीजिए। क्योंकि दोस्तों एक ही बात है, अगर आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप जब भी फ़ोन से ही पढ़ेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ेंगे तो भी आप फ़ोन से ही पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ में नहीं दे सकता किसी वजह से, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और प्लीज़ उसके लिए ये मत कहना कि भाई तुम नहीं दे रहे यार, ऐसे कुछ भी। तो कुछ वजह है भाई जिससे मैं नहीं दे सकता, मेरी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, बात तो वही है। आप पीडीएफ भी फ़ोन से ही पढ़ोगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट रहेंगे वो भी आप फ़ोन से ही याद करने या नोट्स बनाने हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। बाकी दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आगे के जो नोट्स हैं वो भी आपको ऐसे ही मिलते रहें। तो आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक बात और, ये जो अगर आप हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं, हिंदी की पीडीएफ, तो ये परमार सर ने पेड करे हैं दोस्तों। पेड पीडीएफ है ये, आपको ये पेड में लेनी होंगी दोस्तों। वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे। 100 रुपये की है दोस्तों। 100 रुपये आपको इसलिए देने पड़ेंगे जब आपको हिंदी की पीडीएफ मिल सकती है। वरना अगर आप फ्री में चाहते हैं तो आप इन्हीं वीडियो से फ्री में भी सारी पीडीएफ देख सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए और उन्हें बाद में याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट बिना देरी के, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टाइम हमें खर्च नहीं करना है इस पर। जल्दी जल्दी दोस्तों करते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो पहला पेज है दोस्तों, ये तो वही है कि परमार सर के नोट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ पे रोक दिया है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसमें है सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची के संबंध में सही है। तो दोस्तों इसमें पहला ही ऑप्शन सही है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों और दायित्व है, ठीक है। बाकी दोस्तों भी इसकी डिटेल देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, ठीक है। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इस तिथि को चुनने का कारण यह है कि इसी दिन 1930 में लाहौर अधिवेशन 1929 के बाद पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों उस समय, और अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों वो 12 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। 12 नहीं तो सूचियों को एक साथ देखते हैं अब। तो सबसे पहले अनुसूची में दोस्तों क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता। दूसरे में दोस्तों वेतन और भत्ते हैं। तीसरे में शपथ। चौथे में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनों से संबंधित प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के एससी के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों हैं 3 अनुसूचियां जिनमें शामिल विषयों पर संघ और राज्य कानून बना सकते हैं। इन्हें संघीय प्रावधान भी कहते हैं दोस्तों। कौन कौन सी 3 सूचियां वो, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। ये 3 सूचियां हैं जो अनुसूची 7 के अंतर्गत आती हैं। 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, आधिकारिक भाषाएं हैं।
शुरू में जब संविधान बना था उस समय दोस्तों 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब ये दोस्तों 22 भाषाएं जोड़ी कैसे कैसे और कब कब गई हैं तो वो देख लेते हैं। इसमें है दोस्तों 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 78वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, सेंथली, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। 96वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया दोस्तों। ठीक है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं कुल 11 हैं, जिनमें सबसे पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया हैं दोस्तों। और 2024 में 5 नई भाषाएं जोड़ी गई, मराठी, पाली, प्राकृत, असम और बंगाली। इन्हें आप एक साथ बोलिए, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली और प्राकृत, असमी और बंगाली, ये 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है। अनुसूची 9 में क्या है दोस्तों? भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली से संबंधित प्रावधान है और इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट दोस्तों अनुसूची 11, ये पंचायत से संबंधित है, इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें जो विषयों की संख्या है दोस्तों वो 29 है। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनुसूची 12, इसमें क्या है? नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें कुल विषयों की संख्या दोस्तों 18 है। सेकेंडरी निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय किसान आयोग एक वैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, ये तीनों वैधानिक निकाय हैं, जबकि ये वैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं निकाय कैसे, कौन से संवैधानिक होते हैं, कौन से वैधानिक। संवैधानिक निकाय वे हैं जिनमें जो संविधान में किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख है वो संवैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वो होते हैं ये जो कानून के द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त, ये वैधानिक निकाय हैं। गैर वैधानिक या कार्यकारी निकाय कौन से होते हैं? किसी कार्यकारी संकल्प या सरकार के संकल्प द्वारा जो निर्मित होते हैं वो गैर वैधानिक और कार्यकारी होते हैं दोस्तों। इसके उदाहरण नीति आयोग और भारतीय विधि आयोग, ये गैर वैधानिक या कार्यकारी आयोग हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, ये 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत विशेष अधिकार के स्थान पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है ये 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा अनुच्छेद 338B में 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को रखा गया। और 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 338 में तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया। जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में बना और लागू हुआ था 1992 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338B में है, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, गठन हुआ था 1993 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 का है, 2003 में वैधानिक दर्जा मिला और संथानम समिति की सिफारिश से जोड़ा गया। वर्तमान लोकपाल कौन है? तो अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा 42वें संशोधन का प्रमुख कारण प्रभाव था? तो 42वें संविधान संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आयरलैंड से लिए गए और कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य है।
नेक्स्ट, इसमें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा जाए दोस्तों? 39F में जोड़ा जाए बच्चों की स्वास्थ्य का विकास। बच्चों का स्वास्थ्य विकास। 39A में समान न्याय और कानून मुक्त कानूनी सहायता। 43A में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। 48A में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य व तथा वन्य जीवों की रक्षा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 338 को असमानता को कम करना। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल, यानी से 0 से 6 वर्षीय बच्चों की देखभाल। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा अनुच्छेद 343 में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 43 में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भाग क्या में अनुच्छेद 51A में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से कथन सही है? तो भारतीय न्याय संहिता में छोटे मोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत, ये सही है। ये दोस्तों गलत है और ये भी सही है। सुधारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य अपराधियों को सजा में पुनः एकीकरण सुनिश्चित करना। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि ये मिलाना है। तो मांग के नियम का क्या मतलब है इन तीनों में से? तो इसका मतलब आय बढ़ने पर मांग और कीमत विपरीत दिशाओं में चलती है, यानी कि इसका हो जाएगा ये। ठीक है। और सीमांत उत्पाद को कम करने का नियम क्या है? सीमांत उत्पाद शुरू में इनपुट उपयोग के साथ बढ़ता है और फिर गिरता है, जबकि परिवर्तनीय अनुपात का नियम है कि एक निश्चित बिंदु के बाद बढ़ते इनपुट से सीमांत उत्पाद में गिरावट आती है। इसका मतलब ये है। तो इसका यही हो जाएगा कि पहले का हो जाएगा, पहले का 2, तीसरे का ये, फिर इसका ये। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश के संबंध में क्या सिफारिशें थी? विदेशी बैंकों को भारत में परिचालन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या था? भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश के संबंध में क्या सिफारिश थी? तो ये सिफारिश थी दोस्तों कि भारत विदेशी बैंकों को भारत में परिचालन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे, ये सिफारिश थी। इसमें पूछा कौन कौन से कथन सही हैं। किसी बैंक की मुख्य देनदारी उसके पास रखी गई जमा राशि होती है, सही है दोस्तों। खुले बाजार संचालन में सहकारी बांडों की खरीद और बिक्री शामिल है, ये भी सही है। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं ये कुछ अन्य तथ्य दोस्तों। संपत्ति, तो संपत्ति क्या होती है? बैंक द्वारा दिया गया ऋण वो संपत्ति होती है। देयता जमा राशि, बैंक द्वारा देयता एक मांग जमा होती है, एक समय अवधि जमा होती है। मांग जमा में कौन सा होता है? बचत खाते और चालू खाते। और समय अवधि खाते में होता है समय अवधि और आवर्ती जमा। ठीक है। RBI बैंकों का बैंक है, बैंकों का नियामक है और अंतिम उपाय का ऋणदाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए अगर आपको ये है कि हमें स्क्रीनशॉट से पढ़ना है। ठीक है, PDF से। मुक्त बाजार संचालन का मतलब है, इसे बाध्यकरण भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, एक सीधा क्रिया और एक पुनः खरीद बाध्य है, जिसे रेपो भी कहते हैं। तो सीधा विक्रय मतलब RBI के बिना किसी समझौते सहकारी समितियों को सीधे बेचते हैं, ये सीधा क्रिया है। समझ। पुनः खरीद बाध्य रेपो का मतलब जब बैंक RBI से धन उधार लेता है और सरकारी प्रतिभूतियों को बंधक रखते हैं, वह पुनः खरीद का आश्वासन देते हैं, तो इसे रेपो रेट कहते हैं। इसी प्रकार जब RBI अतिरिक्त धन राशि को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को वापस देता तो उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। अगर दोस्तों महंगाई होती है तो RBI क्या करता है? CRR, SLR, VR, RRR और RR में वृद्धि कर देता है, जिससे धन में आपूर्ति हो जाती है। इस नीति को संकुचन या तंग या महंगी या कठोर मौद्रिक नीति कहते हैं।
दूसरा मंदी के दौर में क्या करता है, वो इनमें कमी कर देता है, जिससे कि धन में आपूर्ति हो जाती है और उसे विस्तारवादी, आसान या उदार मौद्रिक नीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जी उस भारतीय बंदरगाह का नाम बताइए जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो है मोरमुगांव बंदरगाह। तो दोस्तों प्रमुख बंदरगाह 13 हैं। कौन कौन से हैं सबको देख लेते हैं एक बार। कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह, उपाध्याय बंदरगाह गुजरात में, इसे जुआरिया बंदरगाह भी कहते हैं। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह या सैटेलाइट बंदरगाह है। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर है। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। कोच्चिन बंदरगाह केरल में, जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। कुछ नए बंदरगाह हैं ये, जैसे माधवान बंदरगाह महाराष्ट्र में है। झीरम बंदरगाह केरल में है। कालादान बहुउद्देश्य परियोजना ये सितवे बंदरगाह को कलकत्ता बंदरगाह से जोड़ती है। चाबहार बंदरगाह भारत द्वारा ईरान में निर्मित है और जो चीन द्वारा पाकिस्तान में निर्मित ग्वादर बंदरगाह को चुनौती देने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। एक भी डाल दो दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों के साथ डेल्टा बनाती है। तो वो गोदावरी है। भारतीय नदियों के बारे में जानते हैं दोस्तों। एक हिमालय नदी होती है, एक प्रायद्वीपीय नदी होती है। हिमालय नदियाँ सदाबहार नदियाँ होती हैं। इनकी धाराएं उद्गम से सागर तक लंबी होती हैं। ये मौसमी नदियाँ, क्षणिक नदियाँ होती हैं। इनकी धाराएं छोटी और उथली होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी हैं वो, तो वो है पूर्व वाहिनी नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती हैं। नदियाँ ढक्कन के पठार से के प्राकृतिक झुकाव के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये डेल्टा बनाती हैं। उदाहरण दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेन्नार, बैतरणी और ब्रह्मणी। जबकि पश्चिमी वाहिनी नदियाँ, ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और सागर में जल गिराती हैं। ये मुहाना बनाती हैं। ये वाली दोस्त डेल्टा बनाती हैं और ये मुहाना बनाती हैं। ठीक है। उदाहरण है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी। भैंस घाटी में बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। दामोदर को बंगाल का सोट भी कहते हैं। माही नदी कर्करेखा को 2 बार काटती है। गोदावरी के बारे में तथ्य हैं। देखिए दक्षिण गंगा, वृद्धि गंगा के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से उद्गम होता है। सहायक नदी मंजीरा, सबरी, वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, पेनगंगा, पूर्णा, प्रणहिता ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, दूधगंगा, यमुना, वारणा और डिंडी ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी का उद्गम होता है कर्नाटक की भीमदेवी पहाड़ी से। सहायक नदियाँ हेमवती, काबिनी, भवानी, सीमसा, अमरावती। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में है, यानी पूर्वोत्तर भाग का मतलब दोस्तों इस वाले क्षेत्र में है। तो वो है शिलांग पठार मेघालय में। ठीक है। अब भारत का भौगोलिक विभाजन दिया गया है। तो भारत में हिमालय और उत्तरी पर्वत हैं दोस्तों, फिर उत्तर के मैदान है, फिर प्रायद्वीप के पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। भारत को इतने भागों में विभाजित किया गया है। अब एक चित्र के बारे में देखते हैं। तो प्रायद्वीप पठार का विभाजन 2 भागों में विभाजित किया गया है, केंद्रीय उच्च भाग और ढक्कन का पठार। नर्मदा नदी से 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी? नर्मदा नदी। प्रायद्वीप पठार को नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है, केंद्रीय उच्च भूमि और ढक्कन का पठार।
केंद्रीय उच्च भूमि कुछ छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना हुआ है। मारवाड़ी मेवाड़ का पठार केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर आता है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और छोटे नागौर का पठार जिसे भारत का यूरोपीय प्रदेश कहते हैं, ये भी केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। मेघालय का पठार जिसमें द्राविड़ खासी जयंतियाँ हैं। कार्बी आंग्लोर पठार असम में है, इसमें मीठे और रेगमा पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत मुख्य रूप से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से अवशोषित करती है? तो वो है समताप मंडल। अब वायुमंडल की परतों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है क्षोभ मंडल, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है दोस्तों। सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। गैसों नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर, भूमध्य पर 18 और औसत 13 किलोमीटर। तापमान में गिरावट दोस्तों, 165 डिग्री मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीमीटर डिग्री तापमान में कमी होती है और 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री की कमी होती है। उसके बाद आता है दोस्तों क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। क्षोभ सीमा जो है क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। दूसरी परत है समताप मंडल, जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इस परत में ओजोन परत स्थित होती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। जेट विमान इसी में उड़ते हैं। ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। सप्ताह मंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। मध्य मंडल 85 किलोमीटर तक होता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ऊपर जाने पर तापमान घटता है। उल्कापिंड इसी में आगे समाप्त हो जाते हैं। तापमंडल वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। इसमें विद्युत आवेश कण होते हैं, जिसे आयन कहा जाता है, इसलिए इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस आती हैं। ठीक है। अब देखते दोस्तों वायुमंडल। तो वायुमंडल की 5वीं और सबसे भारी परत होती है वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सौर विकिरण में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक नहीं है? तो किसी क्षेत्र में जल निकायों की उपस्थिति। ठीक है। इसमें धवलता, एल्बिडो, प्रकाश अनुपात किसे कहते हैं? तो अपने ऊपर पड़ने वाले किसी प्रकाश सतह के प्रकाश से अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को प्रतिबिंबित करने की शक्ति की माप को प्रकाशानुपात धवलता कहते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पेज है। अब इसे देखते हैं भाई। तो इसमें 13 क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में थोड़ा समझ नहीं, इसे छोड़ सकते आप। टेबल है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो टेबल का। बाकी हम जो देते हैं 13 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी 2 मिनट दोस्तों। तेरहवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने मराठों के खिलाफ ढक्कन अभियान शुरू किया, क्षेत्र में महत्वपूर्ण समय बिताया? तो वो कौन था दोस्तों? वो था औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहा था दोस्तों। और 1658 ईस्वी में इसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को धर्मठ, सामूगढ़ और देवराई के युद्ध में हराया था। बीबी का मकबरा दोस्तों जो संभाजी नगर में है। आजम शाह जो औरंगजेब का पुत्र था, उसने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की स्मृति में यानी कि याद में बनवाया था। 14 क्वेश्चन है दोस्तों कि रास बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों हमें ये 3 कथन याद करने, भाई ये सत्य नहीं है तो गलत है, तो इसे याद करने कुछ फायदा नहीं। तो इन्हें कहो। इसने रास बिहारी बोस ने 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी और गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्हें प्रतिष्ठित उपाधि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता के पहले भारतीय सेना प्रमुख KM करियप्पा थे दोस्तों। स्वतंत्रता जो भारत के पहले भारतीय सेना के प्रमुख थे वो थे KM करियप्पा। ठीक है।
तो गद्दार आंदोलन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसने, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाटना और भाई परमानंद के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। और एक ये कोमागाटा मारू कांड 1914 का है। इसमें जापानी जहाज था जिसे एक सिख व्यापारी ने पट्टे पर लिया था और यह हांगकांग से वैंकूवर यानी कर्नाटक की यात्रा पर निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कि तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य के सुल्तानों के संघ ने पराजित किया था। यानी संघ ने दोस्तों सबने मिलकर हराया था, तो वो ढक्कन के सुल्तान थे। तालीकोटा युद्ध 1565 में लड़ा गया था दोस्तों, जो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के तीनों शासकों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था। और विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व किया था अलिया रामा राय ने, जिसके शासक सदाशिव राय थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, विजयनगर साम्राज्य की पराजय हो गई थी दोस्तों, और तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंडी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी लेते हैं कुछ। बहमनी साम्राज्य 1347 में था दोस्तों। इसके संस्थापक बहमन शाह थे। इसकी राजधानी गुलबर्ग, जो बाद में बीदर अहमद शाह ने बनाई थी। इसका विघटन दोस्तों 5 सल्तनतों में हो गया था, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इसके जो सभी शासक थे वो मुस्लिम थे। ढक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़े के स्वामी के नाम से जाना जाता था, और उड़ीसा के शासकों को दोस्तों गजपति यानी हाथियों के स्वामी के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। किसने करी थी, हरिहर और बुक्कानी। इसके सभी शासक हिंदू थे। जो इसके विजयनगर साम्राज्य के समकालीन लोग थे, उन्होंने इन्हें कर्नाटक साम्राज्यों के रूप में वर्णित करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासकों को नरपति यानी कि मनुष्यों के स्वामी के नाम से जाना जाता है। इनकी राजधानी हम्पी दोस्तों स्थानीय देवी के नाम पर थी और तुंगभद्रा नदी के तट पर थी। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ इसके कि ताकि हमारा समय बचे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी खींचने से कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको याद ही करना होगा सब कुछ। ये कोई सवाल नहीं है कि मैं आपको धीरे धीरे से समझाते हुए करा जाए, ठीक है। तो इसलिए जल्दी बस ये है कि आपको पूरी PDF आपके सामने से एक बार निकाल दी जाए, जिससे कि आप फिर याद कर लें उसे। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि आप देते हैं मैं बहुत देर के लिए रुकता हूँ, इसलिए रुकता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और फिर आप वहाँ से उसे याद कर सकें। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश हुए थे, संगम वंश, तुलुप वंश और अरायवीडु वंश। और तुलुप वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे दोस्तों, जो 1509 से 1529 तक रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा प्रतिहार शासक है जो उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था, तो वो थे दोस्तों नागभट्ट प्रथम। ये दूसरे प्रतिहार के शासक थे, इन्होंने अरब आक्रमणों को रोका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि टीकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये तो कथन गलत है दोस्तों, इसे पढ़ना नहीं है, इन तीनों को पढ़ना है क्योंकि ये तीनों सत्य हैं। तो पशु कोशिकाओं में रेक्टिकाएं आमतौर पर पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटी होती हैं, सही है। कुछ पादप कोशिकाओं में केंद्रीय रेक्टी कोशिकाओं के अधिकांश आयतन को घेर लेती हैं। यानी कुछ पादप कोशिकाओं में जो केंद्रीय रेक्टी कोशिकाएं वह अधिकांश आयतन को घेर लेती हैं। रेक्टिकाएं ठोस और तरल दोनों के लिए भंडारण थैले के रूप में कार्य करती हैं। कोशिका ठोस दोस्तों मृत कोशिका ठोस जो वह ठोकने करी थी, कॉर्क में लकड़ी का कॉर्क था, और इसलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। और जीवित कोशिका ठोस दोस्तों ल्यूवेन हॉक ने की थी तालाब के पानी में 1674 में, ठीक है। कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 में स्लेडेन और थियोडोर श्वान ने। 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया था दोस्तों स्लेडेन और श्वान ने। सभी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, मतलब यानी जो सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। इन्होंने इसके सिद्धांत में ऐसा कहा था। 1885 में रूडोल्फ विर्चो ने अपना प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत ओमनिस सेलुला प्रकाशित किया, जिसका अर्थ है कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं, ठीक है। कोशिका यानी जीवाणु किसके बने होते हैं, तो पेप्टिन और पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं दोस्तों। कवक काइटिन के बने होते हैं। पादप सेल्यूलोज के बने होते हैं, और शैवाल सेल्यूलोज पैक्टिन के बने होते हैं, ठीक है। कुछ नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे इन दोनों में अंतर दिया गया है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, ठीक है। तो पादप कोशिका में कोशिका व्यक्ति उपस्थित होती है,
जबकि जंतु कोशिका में पादप कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवट उपस्थित होता है, जबकि इसमें उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, आकार में लगभग आयताकार होती है दोस्तों ये, और वे आकार में छोटी या नियमित गोल होती है। ठीक है, इसकी बड़ी तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं, इसमें छोटी तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। इसमें लपट उपस्थित होते हैं, इसमें लपट अनुपस्थित होते हैं। इसमें सूत्र तंत्रिकाओं की संख्या कम होती है, इसमें अधिक होती है। और दोस्तों पादप कोशिका में संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च है, और इसमें ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कि गर्भावस्था के दौरान मानव के विकास में सही क्रम लगाइए। तो सबसे पहले दोस्तों यौवनज होता है, फिर भ्रूण, और फिर गर्भावस्था शिशु आ जाती है, जिसे भ्रूण अवस्था शिशु भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसमें जो ढक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी के 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी जो 40% होती है, लाल मिट्टी जो 18%, काली मिट्टी 15% होती है दोस्तों, और लैटेराइट मिट्टी होती है 5 से 7%। और इसमें सूक्ष्म मिट्टी भी होती है, पर्वतीय मिट्टी भी होती है, दलदली पीट मिट्टी है, खारी सारी मिट्टी भी होती है। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगू है दोस्तों। ये कपास की खेती के लिए आदर्श है। लापार्ड विस्फोट से बनती है, चिकनी मिट्टी है, इसे श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कि मेटालिन जो है वो पीला एक अप्रवृत्त रंग अक्सर हल्दी में मिलावट के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी उपस्थिति की पुष्टि कौन सा रासायनिक परीक्षण कर सकता है? यानी कि हम इसकी उपस्थिति पुष्टि जांच कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों हमें अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परीक्षण से गुलाबी रंग प्राप्त, यानी जिसे अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इस पर हम परीक्षण करेंगे तो ये गुलाबी रंग देगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे दोस्तों। ठीक है, धमनी का कौन सा गुण उसकी प्रबलता निर्धारित करता है? तो आयाम। धमनी का आयाम जो है वो उसकी प्रबलता निर्धारित करता है। तो धमनी तरंगों में विक्षोभ है जो कंपन के परिणाम स्वरूप किसी माध्यम जैसे हवा, ठोस या द्रव में होकर गुजरती है। तरंगें 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों, यांत्रिक तरंगें और जैव यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें भी 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें हैं जो अपने प्रसार की दिशा के लंबवत चलती हैं। इसका मतलब है कि तरंग जिस दिशा में यात्रा करती है उसके साथ समकोण बनाती है। तरंग जिस दिशा में यात्रा करती है वो उसके समकोण बनाती है। जैसे प्रकाश तरंग जो है दोस्तों वो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंग जिनमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में समांतर कंपन करते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे या दाब तरंगे। ये अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है जो भारत के क्षेत्र से विकसित हुआ तो उत्तर भारत से। अब दोस्तों इसके बारे में जान लीजिए। भारत के शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो 8 है, और संस्कृत मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य 9 है। इन्होंने 9 बार किसको माना है दोस्तों? छऊ को। ठीक है, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, सत्तरी असम का। जो सबसे अंतिम शास्त्रीय नृत्य 2000 में दर्जा मिला इसके संस्था गुरु शंकरदेव है। दोस्तों छऊ 3 रूप है छऊ के, सरायकेला छऊ झारखंड में, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि इसमें समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति, राष्ट्रीय आय और बेरोजगारी आदि। ठीक है, इसके जनक दोस्तों J.M. किन्स हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक J.M. सूक्ष्म अर्थशास्त्र यह व्यक्तिगत दोस्तों ये पूरे देश के लिए ऊपर जो राष्ट्रीय निकालते हैं एक व्यक्ति के ऊपर की जाती है। इसके जनक है एडम स्मिथ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है दोस्तों। लास्ट पेज है दोस्तों, लास्ट पेज है, इसमें 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, तो इसमें है कि कौन सा विषय राज्य सूची का अंतर्गत आता है? लोक व्यवस्था। तो दोस्तों 3 सूची अनुसूची हमने साथ में देखे थे। 3 सूची होती है, कौन कौन सी? स्वर्ण सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो दोस्तों स्वर्ण सूची में वो विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है।
इसमें पहले 97 विषय थे दोस्तों, अब 100 विषय हैं। इसमें कौन कौन से विषय रहे? रक्षा, हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, वायुमार्ग, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, विदेशी मामले, श्रम और खनन और जनगणना। ये संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय हैं दोस्तों, इसमें पहले 66 और अब 61 विषय हैं। इसमें कौन कौन से विषय है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, तीर्थयात्रा, माध्यम, कृषि, मत्स्य इत्यादि। ठीक है। और ये होती है संवर्ती सूची। इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसमें पहले 47 सब्जेक्ट थे और 52 है। इसमें विवाह, तलाक, दिवालियापन, ऋण, आगामी व्यापार, श्रम विवाद आदि होते हैं दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन से माध्यम से कुछ जो सब्जेक्ट है वो राज्य सूची से संवर्ती सूची में भेज रहे। आप देख रहे हैं यहाँ पे राज्य सूची में 61 विषय हैं और अब 66 हो रहे। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो 5 विषय इसमें भेज दिए गए संवर्ती सूची में। ठीक है। अब वो 5 विषय कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, वन, माप और वजन, वन्य जीवों, पक्षियों की संरक्षण, न्याय, प्रशासन, ये 3-5 विषय संवर्ती सूची में भेज दिए गए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? तो संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, देश के बीच व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल की स्वतंत्रता वो ऑस्ट्रेलिया से, प्रतिरोध को दूर करने के लिए संसद दोनों संयुक्त बैठक जो दोस्तों वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन होमवर्क रहता है तो इसका सही जवाब है ये दोनों रतन सही है मेरे हिसाब से, मतलब आप देख लेना वह जो होमवर्क का क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये सर ने पेड कर रखे हैं दोस्तों, पेड। ठीक है। 99 रुपये की पेड है, यानी 99 रुपये दो जब आपको हिंदी की PDF मिलेंगी। अगर आप 99 रुपये खर्च कर सकते हैं तो आप ले लीजिए, वरना दोस्तों आपको ये वीडियोज हर साल प्रैक्टिस सेट की दोस्तों ये वीडियो मिलेंगी आपको बिना किसी रुपये खर्च करे। यहीं पे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रैक्टिस सेट को याद कर सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। ठीक है भाई। अगर आप फ्री में देखना चाहते तो हम यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में रहेगा दोस्तों। सारे प्रैक्टिस सेट का मैं इसी तरीके से करवाऊँगा दोस्तों। ठीक है। बाकी मैं जल्दी से जल्दी करता हूँ दोस्तों ताकि छोटी से छोटी वीडियो में ये कवर हो जाए। बाकी आपको पता है बहुत सारा कंटेंट होता है दोस्तों, टाइम लग जाता है उसे पढ़ने में भी। आपने देखा होगा मैंने कितनी जल्दी जल्दी पढ़ा है दोस्तों। इतना बोलने की भी आदत नहीं है तो इतनी देर बोलते बोलते लगातार मतलब अजीब सा हो रहा है। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करें प्लीज़, जिससे कि थोड़े ज़्यादा बच्चों तक इसकी मदद पहुंच जाए फ्री में। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।